नाज़रीन, आज जो इल्म और अमल की महफ़िल में हमारा टॉपिक जो रहा गुफ्तगू का, वो था जनाब लफ्ज़ प्लानिंग। जी हाँ नाज़रीन, जिस पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी तफसील से बात भी की कि जो हमारे रवैये हैं कि जो होगा देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम प्लानिंग करने पे ज़रा कम बिलीव करते हैं। और वो लोग जो किसी भी काम को, किसी गोल को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके साथ प्लान बनाते हैं, तो वो अपने मकसद को हासिल करते हैं, कामयाब होते हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने सोचा कि आपको जो पाकिस्तान में हमारे प्यारे मिलने वाले दोस्त यार अक्सर हमसे रब्ता करते हैं और वो चाहते हैं कनाडा आके तालीम हासिल करना, स्टूडेंट वीज़े के लिए परेशान रहते हैं और हमें अक्सर औकात रिजेक्शन की भी खबरें मिलती हैं, तो हम जो है वो ख़ुद भी परेशान होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी परेशान होते हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं नाजरीन, इस इल्म और अमल की महफ़िल में जो लफ्ज़ प्लानिंग पे हम बात कर रहे हैं, हमने दावत दी है जनाब फ़याज़ वलाना साहब को, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के एक कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन एडवाइज़र भी हैं। फ़याज़ वलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब, आपने अपना वक्त दिया। और जिस तरह आपसे कुछ दिनों पहले भी बात हो रही थी इसी टॉपिक के हवाले से, तो मैंने चाहा कि ये जो प्लानिंग वाला मामला है कि जिसमें अक्सर हम अपने आप को बड़ा पीछे पाते हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में, पहले तो थोड़ा इस पर कुछ कमेंट करें और फिर हम इंशाल्लाह आपसे ये जो स्टूडेंट वीज़ा वाला मामला है उसका जो है वो करंट सूरत हाल जानते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज चूज किया, प्लानिंग वाला। प्लानिंग में तो हम माशाल्लाह इस हद तक वो हैं कि आजकल का जो ताज़ा तरीन हमारा पाकिस्तान का हॉट टॉपिक है पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे कौमों को, लोगों को पॉलिटिक्स की ज्यादा बेहतर समझ आती है, तो पॉलिटिक्स की एग्जाम्पल इन्हें देते हैं कि इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत करने के बाद अभी बता रहे हैं कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो केस किया था वो हमारी गलती थी, वो हमें नहीं करना चाहिए था। पूरी कौम को आपने 2 साल इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उसकी बेगम ने कोई गलत पैसे जो हैं वो यहाँ से कमा के और बाहर जाके प्रॉपर्टीज खरीद ली, और उस पर केस हो रहा है, केस चल रहा है, सारे गवर्नमेंट की मशीनरी पे बैठी हुई है, मीडिया उस पर पता नहीं घंटों के हिसाब से मीडिया पे डिस्कशन हो रही है, कौम पूरी परेशान है, जजेस की, अदलिया की, उनकी इज्जत एट स्टेक है। पता नहीं कुछ केस सही था, गलत था, झूठा था, जो भी था, जैसा था, वो ईमानदार थे, नहीं थे, वो सारा कुछ ठीक। अभी आप जाके बता रहे हैं कि नहीं, वो दैट वाज रॉन्ग मूव, हमें नहीं करना चाहिए था, वो गलत था। क्यों? कि हमारी प्लानिंग कोई नहीं है। जब आपके पास कोई बंदा एक बात लेके आया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये गलत हो रहा है, ये इशू है, इसका ये रेफरेंस बना दें, आपने बगैर सोचे समझे प्रेसिडेंट हाउस भेज दिया, और प्रेसिडेंट साहब वहां बैठे हुए हैं पूरे साल में, वे शायद एक दफा 23 मार्च पे बाहर धूप लगवाने के लिए बाहर निकलते हैं, और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। उन्होंने भी बगैर देखे सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है एक सिटिंग जस्टिस के अगेंस्ट, और फिर आपकी पूरी कौम की एनर्जी उस पर आपने लगाई, टाइम लगाया, और आज आप कह रहे हैं कि जी वो गलत था। प्लानिंग का ये हमारी एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ प्लानिंग एक आम आदमी से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक प्लानिंग का कोई कहीं अमल दखल ही कोई नहीं है। अभी ये उनके बाद नए प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह करके उन्हें हुकूमत मिल गई है, 10-12 दिन बैठ के सोच विचार के करते रहे कि उसके बाद वो कैबिनेट लेके आए। सोच विचार ये उन्होंने नहीं की कि कैबिनेट मैंने कैसे लेके आनी है, वो सोच विचार ये कर रहे थे कि किसको किस तरह मैंने राजी रखना है, क्योंकि उन्हें इत्तेहादी थे, हर बंदा अपना हिस्सा मांगता था। तो वो इस सोच विचार के बाद जो कैबिनेट लेके आए हैं, 34 में से खैर से अल्लाह के फजल से 24 वो लोग हैं जो जमानतों पे हैं मुख्तलिफ अदालतों में से, उन पे करप्शन के केसेस हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जमानत पे हैं। तो ये हमारा हाल है हमारा, कि हम सोचते ही नहीं है कि हम जो काम करने लगे हैं कल इसका आउटकम क्या होगी। प्लानिंग में हम जीरो हैं। ये तो बात यहाँ से ही खत्म होगी, आगे चल। प्लानिंग में जीरो है, लेकिन हमने यही कोशिश करनी है, अपने नाजरीन को ये उम्मीद दिलानी है कि अभी भी जो है वो पानी सर से नहीं गुजरा, अगर गुजर गया है तो सर को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये बताएं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप ज़ाहिर है आपका जो प्रोफेशन है स्टूडेंट एडमिशन के हवाले से, वो थोड़ा सा बताएं कि क्या हम वहाँ पर भी प्लानिंग ना होने की वजह से मुश्किल का शिकार हैं, या वाकई पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है कनाडा में? उसमें यह है कि हमारे यहाँ कनाडा में रहने वाले लोग, शायद ही हमारी कम्युनिटी का कोई ऐसा बंदा होगा जिसको थोड़ी बहुत कम्युनिटी की फिक्र है, वो इस इशू पे अब तक बोला नहीं है, चिल्लाया नहीं है, चीखा नहीं है, या उसने कोई दरवाजा नहीं खटकाया। हम में से हर बंदा इस पे मुसलसल बोल रहा है पिछले 2, 4, 6 सालों से कि जी पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा क्यों नहीं आ पा रहे, और हमारे स्टूडेंट क्यों नहीं आते। अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ ये वावेला करते हैं
हम ये नहीं देखते, हम रूट काज तक नहीं पहुंचते, मसले की जड़ को नहीं पकड़ते कि असल मसला क्या है। जी हम में से हर बंदा ये कंप्लेंट करता है कि स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ये नहीं देखता कि आने ना आने की वजह क्या है। और फिर हम कंपैरिजन करते हैं अपने नेक्स्ट डोर नेबर से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कि जी एक जैसी मिट्टी है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे जहन है, एक जैसा एजुकेशन सिस्टम है, और एक लेवल का ही हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट को अगर हम देखें, IQ लेवल हमारा एक है, हर लिहाज से हम एक हैं, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज एक जैसी है। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ नहीं आते और उनके स्टूडेंट यहाँ इतनी बड़ी तादाद में, आप किसी भी शॉपिंग स्टोर पे चले जाएं, किसी कन्वीनियंस स्टोर पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, हमारे तमाम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे जितने लड़के लड़कियां वहां काम कर रहे हैं, खैर से वो सारे ही ऑलमोस्ट इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल। काम कर रहे हैं वहां। क्यों? कि वो वाफर मिकदार में यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहीं जॉब तो करनी है। जब वो यहाँ आते हैं तो वो जॉब करते हैं, तो जॉब जो फिर अपने देसी रेस्टोरेंट्स पे मिलती हैं, देसी ग्रोसरी स्टोर्स पे मिलती हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लिख जब जाते हैं तो फिर उन्हें दूसरी मेन स्ट्रीम की जॉब्स भी मिल जाती हैं। क्यों आते हैं इतनी बड़ी तादाद में? वहां एक कल्चर है, एक रुझान है इंडिया में। स्टूडेंट जब 9th 10th ग्रेड में होता है, 11th 12th करने के दौरान ही उसे पता होता है कि मैंने बड़े होके मैंने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आयरलैंड जाना है या यूके जाना है। ऑलमोस्ट 70 to 80%, स्पेशली पंजाब और गुजरात में, इंडिया का गुजरात जो है और इंडिया का पंजाब जो है, 70 to 80% उनके पहला और आखिरी डेस्टिनेशन कनाडा होता है, और वो कनाडा आते हैं। वहां इतनी बड़ी तादाद में जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जिन्हें हम एजेंट्स कहते हैं, उनके ऑफिसेज हैं, और वो एजेंट्स जो हैं वो किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी जगह, किसी गैदरिंग में जाते हैं, और वहां कोई बंदा तारुफ करा दे कि ये मेरा बच्चा है और ये अब 8वीं या 9th ग्रेड में पढ़ता है, तो वो एजेंट उस बच्चे को इस नजर से देखता है कि ये मेरी अगले 2 साल की फसल है, ये 2 साल बाद ये फसल मैंने उठानी है, और इस फसल को मैंने कनाडा भेजना है। ये वो बच्चे नहीं होते, वो उसकी नजर में एक मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि इस बच्चे को मैं वहां भेजूंगा और इसके पेरेंट्स से मैं $2000-3000 जो है वो फीस लूंगा, और इस बच्चे को मैंने कनाडा पहुंचाना है, और ये बच्चा वहां जाके पढ़ेगा और वहां से फिर कमाएगा पैसे, और फिर ये अपनी फैमिली को बुलाएगा या फैमिली को पैसे भेजेगा वहां से कमा के। तो एक पूरा एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम होता है उनका। हमारे पाकिस्तान में से मैं ज़ाहिर है 6-7 साल पहले शेरडन कॉलेज में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजमेंट कोऑर्डिनेटर जॉब करता रहा हूँ। अब मैं एक और कॉलेज में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर जॉब करता हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता उस कॉलेज का, क्योंकि आई नीड टू गेट परमिशन बिफोर टेलिंग पीपल कि मैं किस कॉलेज में करता हूँ। लेकिन आपने तारुफ में ठीक कहा कि गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसमें मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर हूँ। सारा दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के एडमिशन ही प्रोसेस करते हैं जी। वहां से जो स्टूडेंट आते हैं उनको पता होता है कि हमने क्या क्या करना है। हमारे पाकिस्तान में मिलने वाले लोग, हर बंदा कहता है जी कि हमारे बेटे को, भतीजे को, भांजे को, या हमारे दोस्त हैं उनके बच्चे को या बच्ची को आप कनाडा जो है एज इंटरनेशनल स्टूडेंट बुलवा दें। मैं उन्हें कहता हूँ जी बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने की क्या एजुकेशन है? वो जी उसने FA की है, FSC की है, BA की है, BSc की है या B.Ed किया है, कुछ भी किया हुआ है। उन्हें मैं पहला काम कहता हूँ कि जी बच्ची को कहें कि IELTS के एग्जाम में बैठ जाए। IELTS का एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा वो मुझे दिखा दीजिएगा, तो बच्चे के आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वापस मुड़ के वो बंदा ना मुझसे रब्ता करता है, और अगर वो बच्चे से रब्ता करते हैं और वहां पाकिस्तान में उस बच्चे को या बच्ची को IELTS का कह देते हैं, तो उसके बाद वो बच्चे या बच्चियां उनका फोन कॉल अटेंड करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। यानी अमल से तो खाली है। IELTS एक ऐसी चीज है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, चाहे आप IELTS कर लें, टॉफल कर लें, या दूसरे केल है, PTE है, डिफरेंट डुलिंगो है, डिफरेंट इंग्लिश के कोर्सेज हैं, लेकिन मोस्ट अवेलेबल इन ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान इज IELTS, और मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है तमाम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। वर्ल्ड वाइड IELTS का एग्जाम है। IELTS के एग्जाम में बैठने को हमारे बच्चे बच्चियां तैयार नहीं है। जब तक वो IELTS के एग्जाम में नहीं बैठेंगे उस वक्त तक उनका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। और ये भी नहीं होता कि आप एक दफा IELTS के एग्जाम में बैठें और एक दफा ही आपको रिक्वायर्ड ग्रेड्स मिल जाएं, आपको इतना ही 5.5 या 6 या 6.5 या 7 स्कोर अगर रिक्वायर्ड है किसी कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए। कोई हर्ज नहीं, अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं मिलता तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आप दूसरे में जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि IELTS का स्कोर आपका ठीक आए, तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि पाकिस्तान भर में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, बड़े तमाम शहरों में IELTS की प्रिपरेशन के कॉलेजेस, एकेडमीज और इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। वहां अगर 4-6 हफ्ते का आप कोर्स करके उसके बाद IELTS के एग्जाम में बैठें तो आपको एक ग्रेड, आपका पॉइंट, एक स्कोर बेटर हो जाता है।
अगर आप वो भी नहीं करते, ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिलता है, प्रिपरेटरी मटेरियल होता है, प्रैक्टिसिंग टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं और फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। अगर आप वो 2-4 हफ्ते वहां प्रैक्टिस कर लें ऑनलाइन उन कोर्सेज की, उसके बाद आप आइल्स के एग्जाम में बैठे, फिर भी आप अच्छा स्कोर ले लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे बच्चियां मेहनत नहीं करते। फिर एक और बात कि हमारे बच्चे बच्चियों को क्यों वो कनाडा आए, कोई बंदा उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा यही रोए जा रहा है, यही अफसोस किए जा रहा है कि जी यहाँ हमारे बच्चे क्यों नहीं आते। भाई पहले ये तो आप जान लो कि कनाडा में क्यों आए हैं बच्चे, कनाडा में आने की वजह क्या है। और कनाडा में इतनी बड़ी तादाद में इंडिया से, श्रीलंका से, हत्ता के नेपाल से, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा बच्चे नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल बहुत छोटा सा कंट्री है, वहां से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रहे? अब तो सेंट्रल एशियन स्टेट से आना शुरू हो गए हैं, किर्गिस्तान से और काजिकिस्तान से और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से आना शुरू हो गए हैं बच्चे। वहां से ज्यादा आ रहे हैं, हमारे कम आ रहे हैं। क्यों? कि वहां बताया नहीं जाता कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे थे कुछ अर्सा पहले तक, वो यूके में जा रहे थे या आयरलैंड जा रहे थे या फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। लेकिन इन तमाम कंट्रीज की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए, अगर किसी स्टूडेंट को आप बताएं कि आप कनाडा क्यों आए, कनाडा इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आता है, इफ दे आर गोइंग टू कंप्लीट अ 1 year स्टडी इन कनाडा, they are going to get a 1 year post-grad open work permit. They're gonna live and they would be able to work here as full-time work कर सकते हैं। open work permit होता है कहीं भी जॉब कर सकते हैं। And if you are going to complete a 2 year study in Canada, you are going to eligible to get a post-grad work permit for up to 3 years. आप 3 साल यहाँ ओपन वर्क परमिट में कनाडा में कहीं भी कोई भी जॉब कर सकते हैं अगर आप 2 साल यहाँ पढ़ लें तो। होता यह है कि अगर आप कनाडा में 2 साल की आपकी एजुकेशन हो और 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो कनाडा का, यू आर गोइंग टू गेट क्वालिफाइड टू गेट कैनेडियन इमिग्रेशन थ्रू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, CEC क्लास होती है जिसके थ्रू आपको कनाडा की इमिग्रेशन मिल जाती है। अब ये चीजें एक्सप्लेन करने वाला कोई बंदा नहीं है। वावेला करने के लिए हमारी पूरी कम्युनिटी तैयार है, शिकायतें करने के लिए हमारी पूरी कम्युनिटी तैयार है। कहीं कोई मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर मिल जाए, हम में से हर बंदा उन्हें कहता है जी कि हमारे स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे। हत्ता कि हमारे काउंसलेट वालों ने वेबिनार किए हैं इस मामले पे, लेकिन कौंसल जनरल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोहतरम हैं, मैंने उन्हें उनके वेबिनार्स भी देखे हैं। वो क्या करते हैं वेबिनार्स में कि वो ऑटवा यूनिवर्सिटी से, कॉल्टन यूनिवर्सिटी से, किसी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से PhD डॉक्टर्स को बुला के वहां वेबिनार कर रहे हैं। अब उन PhD किसी बंदे ने फिजिक्स में की हुई है, किसी ने केमिस्ट्री में की हुई है, किसी ने एजुकेशन में की हुई है, किसी ने किसी और सब्जेक्ट में की हुई है। उस बंदे को क्या पता कि एक जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है उसका मसला क्या है, और उसको क्या पता कि यहाँ आने के फायदे क्या और नुकसान क्या है। उसको तो इससे नहीं पता। असल काम तो है कि एजुकेशन कंसल्टेंट्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और इमिग्रेशन लॉयर्स का काम है कि वो पाकिस्तान में एक ऐसी वेव पैदा करें, हम वहां के बच्चों को तरगीब दें कि भाई आप कनाडा में आओगे तो उसके आने के ये फायदे होंगे। अब एक और बात, हमारे बच्चों को नहीं पता कि SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम भी एक है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का लोगों को नहीं पता कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे तो किस तरह आपका वीजा लगेगा, एडमिशन का नहीं पता, सब्जेक्ट सिलेक्शन का नहीं पता, इंग्लिश कोर्सेज का जिस तरह मैंने आपको बताया, इंग्लिश के जो लर्निंग टेस्ट होता है उसका नहीं पता। बुनियादी चीजें हम नहीं देखते। आगे हम गवर्नमेंट को, मिनिस्टर्स को कंप्लेंट करते रहें, वो कहते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखें आपकी कितनी आ रही हैं और इंडिया से कितनी आ रही हैं। इंडिया से मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त 80 to 85% हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशंस आती हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओनली 15% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आती हैं। अब उस ओनली 15 में से शायद 0.5% पाकिस्तान से होंगी। हाँ, तो अब एक तरफ 0.5% एप्लीकेशन हैं, दूसरी तरफ 85% एप्लीकेशन हैं। देयर इज नो कंपैरिजन फॉर दैट। तो बेसिक बात तो ये है कि हमें तो अपने पाकिस्तान में जनता को बताना पड़ेगा कि कनाडा क्यों आए। कनाडा में अगर आज कोई वहां पढ़ा लिखा बंदा, हत्ता के कोई कपल पढ़ा लिखा, क्योंकि कपल मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लड़का और एक लड़की जिनकी मंगनी हो चुकी है और जिनका निकाह हो चुका है, वो कपल हैं। अगर वो कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उन दोनों, अगर मास्टर डिग्री होल्डर हैं और उनका 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन दोनों की एजुकेशन और एक्सपीरियंस का एक दूसरे को फायदा होगा एज ए कपल अप्लाई करने का। आज अगर वो अप्लाई करें और वो क्वालिफाई भी कर रहे हों, इसके बावजूद उनको 1 से 3 साल लगेंगे मिनिमम कैनेडियन इमिग्रेशन लेने के लिए। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आता है और वो स्टूडेंट आता है तो यहाँ 1 साल पढ़ने के बाद वो 1 साल वर्क परमिट लेगा या 2 साल पढ़ने के बाद 3 साल का वर्क परमिट लेगा।
तो विद इन 3 ईयर्स उसकी कैनेडियन इमिग्रेशन भी हो जाएगी, कैनेडियन एजुकेशन भी हो जाएगी, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, हाँ। और कनाडा के वर्क प्लेस कल्चर को भी वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, कनाडा उसे अडॉप्ट कर लेगा, वो कनाडा को अडॉप्ट कर लेगा। जबरदस्त। इसी तरह अगर कोई मैरिड हो तो वो हस्बैंड अगर इमिग्रेशन के लिए कनाडा के किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, फ्रॉम डे फर्स्ट दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एलिजिबल टू गेट अ वर्क परमिट, ऑफ कैंपस वर्क परमिट। वो 20 आवर्स अ वीक वर्क कर सकता है, और उसका जो स्पाउस है, उसकी जो बीवी है, वो यहाँ पहले डे फर्स्ट से ओपन वर्क परमिट पे फुल टाइम जॉब कर सकेगी। और अगर बीवी एडमिशन लेती है तो हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट फ्रॉम डे फर्स्ट मिलेगा। और अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो ग्रेड 12 तक उनके बच्चों की एजुकेशन ऐसे ही होगी जैसी आपकी और मेरे बच्चों की होती है। उनकी कोई फीस नहीं होगी, फ्री एजुकेशन लेंगे उनके बच्चे यहाँ। ये सारे एडवांटेजेस, ये सारे प्लस पॉइंट बताने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, गिले करने के लिए, शिकायतें करने के लिए, हाथ खड़ा करने के लिए हम सारे तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। आपने बड़े अच्छे अंदाज से फयाज मौलाना साहब तफसील से जो रूट कॉज है उसकी आपने निशानदेही की गो के एसडीएस सिस्टम की भी इक्का दुक्का इधर या इक्का दुक्का से ज़्यादा ही होंगे रिजेक्शन केसेस आते हैं, हमारी नॉलेज में भी आते हैं कुछ। मेरा ख्याल है जिस तरह से केस प्रिपेयर किया जाता है, कुछ वीज़ा ऑफिसर्स की भी नाअहली है कि वो सही रीज़न लगा के नहीं भेजते कि वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन जो आपने कहा कि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं उसके सामने अगर देखा जाए तो जो है वो हमारा रिजेक्शन रेट शायद इतना ज़्यादा नहीं है जितना बताया जाता है। फयाज मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, और आपको फिर किसी और वक्त स्टूडियो में दावत देंगे ताकि थोड़ा सा और आप डेटा के साथ हमारे नाजरीन की जो है वो रहनुमाई कर सकें, और वो लोग जो पाकिस्तान में इस चीज़ को, इस वेव को क्रिएट करना चाहते हैं, उनको भी गाइडेंस मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना ये फयाज मौलाना साहब ने काफ़ी तफसील से हवाले से बात की, और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज जो आपने अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाना है कि जो है वो तालीम हासिल करने के लिए इस प्रोसेस की तालीम भी ज़रूरी है। इसको भी समझना होगा कनाडा क्यों आना है, और प्लानिंग का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना है, इल्म वालों से इल्म लेना है। जो है वो उन लोगों के रस्तों पे आप नहीं जाना जिन्होंने खुद कभी प्रैक्टिस नहीं किया। तो यानी आपने सही लोगों से मालूमात लेनी है और फिर उस पर अमल करना। जब आइल्स का आपको कहा जाता है तो फिर आप सुस्ती का मुजाहरा क्यों करते हैं? फिर आप 6 महीने गायब हो जाते हैं, फिर आपकी कनाडा अमेरिका जाने की ख्वाहिशात दम तोड़ जाती हैं। नाज़रीन, हमें अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ जुस्तजू और एफर्ट भी करनी होगी। नाज़रीन, आइए यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।